नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एसिलीकरण या एस्टरीकरण, जो हमने पहले देखा था, फिनाइल एसीटेट का निर्माण होता है। इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अगर हमने फिनॉल पर एसिटाइलेशन किया है, ये फिनाइल एसीटेट बन गया है। ये फिनाइल एसीटेट अपने आप में अगर हम इसकी अभिक्रिया AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करके कराएं तो इसमें हमें रीअरेंज प्रोडक्ट यानी पुनर्विन्यासित प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी कि एक पर्टिकुलर क्रियाविधि है जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ये COCH3 ग्रुप माइग्रेट कर जाता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, लेकिन हमें COCH3 ग्रुप का माइग्रेटेड प्रोडक्ट एसिटोफिनॉन मिलता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको दिखाई दे रही है नीचे। यहाँ हम देखते हैं जब हम AlCl3 का प्रयोग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें, यदि हमने जो मेटा स्थिति है उसको ब्लॉक किया हुआ है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट अभिक्रिया हो जाती है। हमने मेटा स्थिति पे CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो माइग्रेशन होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर होगा और 160 डिग्री पर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर होगा। इसका कारण यहाँ पर बल्क की उपस्थिति है। CH3 ग्रुप छोटा ग्रुप है जबकि यहाँ पर ये बल्की ग्रुप है, तो ये माइग्रेट करके यहाँ पर पैरा स्थिति पर आ जाता है। इसकी क्रियाविधि आपको नीचे दिखाई दे रही है। फर्स्ट स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल है इस पर ऑक्सीजन पर AlCl3 आकर के जुड़ता है और ये इंटरमीडिएट बनता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें ये वाला ग्रुप कीटो ग्रुप अलग हो जाता है एज E+, जिस पर भी आवेश प्लस है वो E+ कहलाता है। ये E+ अलग हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो ये मॉलिक्यूल है इस पर ये हमें रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता की वजह से ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के डबल बॉन्ड बना देता है, यहाँ द्विबंध बन जाता है और जो ऋण आवेश है वो कहाँ आ जाता है, ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है। अब क्योंकि ये धन आवेशित आयन है ये इस स्थिति पर अटैक करता है। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होता है उसकी वजह से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपनी जगह छोड़ करके और मूव करता है, HCl के रूप में बाहर निकल जाता है यहाँ से क्लोरीन ले करके। तो HCl के रूप में बाहर निकलता है और यहाँ पर AlCl2 में ये परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर चार्ज इसका फिनिश हो जाता है और इसके बाद में हम इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये AlCl2 जो है ये टूट करके बाहर निकल जाता है जैसा दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर ये वाला समूह आके जुड़ जाता है। ये इस पूरी अभिक्रिया की क्रियाविधि है। इसका तात्पर्य इसमें जो हमने कैटलिस्ट लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्टिव रोल प्ले करता है और इंटरमीडिएट बनाने में सहायता करता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अगर ये अभिक्रिया में हम यहाँ पर हमने क्या लिया था, एसिटाइल क्लोराइड लिया था, हमने देखा था, हमने यहाँ पर इस अभिक्रिया में एसिटाइल क्लोराइड लिया है, लेकिन एसिटाइल क्लोराइड की जगह अगर हम बेंजाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया प्रोसेस सेम है यहाँ पर, लेकिन इस अभिक्रिया में यहाँ पर फेनाइल बेंजोएट यानी दोनों तरफ C6H5 ग्रुप लगता है और हमें उत्पाद मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से भी हम जो उत्पाद है वो प्राप्त करते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से हमने फेनिल बेंजीन सल्फोनेट बनाया और HCl बाहर निकल रहा है। यहाँ पर सेम रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। इस बारी आपको थोड़ा सा टुकड़ों में मैं ये दे पा रही हूँ हमारा प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड जो भी है। टेक्निकल थोड़ी सी इशू आ जाती है बीच बीच में, तो वो वीडियो कट जा रहा था। चलिए इसके आगे हम चलते हैं रिएक्शन विथ PCl5 या PBr5।
यहाँ पर ये रिएक्शन हम बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। इसके दोनों क्लोरीन प्लेन के ऊपर नीचे हैं, बाकी 3 एक प्लेन में हैं, और वो दोनों क्लोरीन तल के ऊपर नीचे होने के साथ साथ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे हैं, रिपल्शन की वजह से ये अधिक दूरी पर थोड़े थोड़े खिसक जाते हैं। इसलिए इसके ये जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये PCl5 आसानी से टूट के PCl3 और HCl बना देता है, POCl3 और HCl बना देता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है PCl5 से रिएक्शन से हमें क्लोरोबेंजीन मिलती है, POCl3 बाहर निकल जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। इसी तरह से अगर हमने हमारा जो फिनॉल है वो अधिक मात्रा में ले लिया तो फिर हमें ट्राइफेनल फॉस्फेट प्राप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं अमोनिया से रिएक्शन। अमोनिया से रिएक्शन आसान नहीं होती, इसके लिए हमें कोई उत्प्रेरक या टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक ले लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एनिलीन प्राप्त होती है। चलिए, ये सारी अभिक्रियाएं थी OH समूह की अभिक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बेंजीन नाभिक या बेंजीन न्यूक्लियस की अभिक्रियाएं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन की अभिक्रियाएं। बेंजीन का फिनॉल का हैलोजनीकरण अगर हम जलीय ब्रोमीन से करते हैं तो हमें ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमीन और जल उपस्थित है तो हमें ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। आगे नेक्स्ट हम देखें, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल नहीं लेकर के ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में लेते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये दिखाई दे रहा है आपको, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब ये चीज़ आप बताएंगे कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसका अटैक ऑर्थो पोजीशन पर क्यों हुआ। चलिए, इससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट अभिक्रिया है। हम अगर टेम्परेचर अधिक रख लेते हैं तो हमें उत्पाद दूसरा मिलता है। कम टेम्परेचर 20 डिग्री पर HNO3 तनु से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। इसकी मैकेनिज़्म हम देखें, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, ये दूसरा हमारा ये सांद्र HNO3 और ज़्यादा हमने टेम्परेचर लिया तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। पिक्रिक एसिड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन में पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। क्यों? तो आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि हम जब तनु HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल ही क्यों मिलते हैं, मेटा क्यों नहीं मिलता। और दूसरा सवाल, पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का क्यों है। चलिए, इसका मैकेनिज़्म हम ज़रूर देख लेते हैं आज। HNO2 के साथ में यहाँ पर हमने देखा अभिक्रिया में जब भी हम HNO3 लेते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में HNO2 ज़रूर प्रेजेंट होता है। ये HNO2 हमें इस तरह से नाइट्रेट आयन बाहर दे देता है और इस तरह का आयन बनता है जिसमें H2O प्रेजेंट होता है। ये H2O यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये H2O फिर बाहर निकल जाता है और हमें नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन इज़ NO2+, ये नाइट्रोसोनियम आयन है। नाइट्रोसोनियम आयन मिलता है। ये नाइट्रोसोनियम आयन जब इस पर अटैक करता है तो पैरा स्थिति पर अटैक करता है और हमें नाइट्रोसो प्रोडक्ट मिलता है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से H निकल जाएगा और ये नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिलेगा। इसके बाद वापस, क्योंकि HNO3 ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये इसको नाइट्रो में कन्वर्ट करके और HNO2 में बदल जाता है। ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।